सवाल है कि आखिरकार 4 साल में क्यों लुढ़क गई है भारतीय अर्थव्यवस्था। और सरकार ने ये आंकड़े जारी करके पूरी की पूरी जानकारी दी है। और देखिए इससे आपको यानी जनता को कितना नुकसान हुआ है, आज मैं अपने शो में आपको ये सब बताने वाली हूँ। और तो और 2025 की ये जो खराब जीडीपी ग्रोथ हमारे सामने आंकड़े आ रहे हैं वो क्यों हैं। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है। सबसे पहला, सरकार ने क्यों बताया कि लुढ़क गई है भारतीय अर्थव्यवस्था। दूसरा, देखिए क्या है जीडीपी ग्रोथ के 4 मुख्य इंजन। आपको भी पता है जो ये जीडीपी ग्रोथ है वो हमें हमारी भारतीय इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के बारे में बताती है। तो इसको जान लेना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये सब आपकी ज़िंदगी पर असर डालता है। तीसरा, देखिए जीडीपी के गिरने से जनता को कितना नुकसान यानी आपको कितना नुकसान। चौथा, देखिए विपक्ष ने सरकार पर कितने गंभीर आरोप लगाए हैं। पांचवा, देखिए दुनिया में भारत की इकोनॉमी कौन से नंबर पर है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही रहने वाला है कि आखिरकार सरकार ने क्यों बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लुढ़क गई है। तो देखिए MoSPI ने FAE जारी किया है। अब थोड़ा सा मैं आपको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने यानी सरकार ने फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जारी किया है। ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ये कहता है कि भाई देखिए आपको पता है ये जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है वो कब खत्म हो जाएगा, मार्च में खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 2024-25 में तो मार्च में ये समाप्त हो जाएगा। और देखिए आपको भी पता होगा कि जीडीपी से पता चलती है अर्थव्यवस्था की हालत कि इस वक्त भारत में क्या हो रहा है, इकोनॉमी की क्या हालत है। और MoSPI के मुताबिक जो नॉमिनल जीडीपी है उसका जो अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 324 लाख करोड़ रुपए मार्च के अंत तक। अगर हम देखते हैं पिछले साल से 2024 वाला जो फिस्कल ईयर था 2023 और 24 वाला, तो उस पर 9.7% की ये ग्रोथ है। और अगर मैं आपको डॉलर में बताती हूँ तो यह है 3.8 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन मैं आपको बता दूँ जीडीपी भी 2 तरीके की होती है। एक तो नॉमिनल जीडीपी होती है जिसका अनुमान मैंने अभी आपको बताया, एक होती है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी तब निकाली जाती है जब हम महंगाई को उससे माइनस कर देते हैं। यानी नॉमिनल जीडीपी में से जब हम इन्फ्लेशन यानी महंगाई को माइनस कर देते हैं तब रियल जीडीपी आती है। और रियल जीडीपी ही एक्चुअल में अर्थव्यवस्था की हालत बताती है। तो आप देख सकते हैं कि जो रियल जीडीपी का एस्टिमेट लगाया है सरकार ने वो लगाया है 184 लाख करोड़। और ये 57% कम है नॉमिनल जीडीपी से, क्योंकि हमने नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन को माइनस कर दिया तो अनुमान आ गया 184 लाख करोड़। अब देखिए मैं आपको इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कि भाई इसका मतलब क्या है। तो एक तो महंगाई के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। जीडीपी ग्रोथ यानी हमारी जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो कम हो रही है। और इसमें ऐसा नहीं है, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा मत जानिए कि इकोनॉमी आउटपुट कम निकल रहा है, लेकिन हर साल जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत स्लो है। और आपको भी पता है कि सरकार की तरफ से बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि हम लोग बहुत तेज़ी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि कैसे हर साल ये जो ग्रोथ है वो कम हो रही है। और अगर मैं आपको करंट डॉलर टू रुपीज़ का एक्सचेंज रेट बताती हूँ तो $1 अमेरिकी डॉलर इज इक्वल्स टू 85 रुपीज़। और आपको पता है कि कितना ये साल दर साल कैसे गिरता जा रहा है। और देखिए एक बार मैं और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। इंडिया की नॉमिनल जीडीपी FY25 के लिए अनुमान लगाया गया है 3.8 ट्रिलियन डॉलर। यानी अगर मैं इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करती हूँ 328 लाख करोड़ रुपीज़। इंडियाज़ रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अलग, रियल जीडीपी का अनुमान है FY25 के लिए 2.1 ट्रिलियन डॉलर यानी 184 लाख करोड़ रुपीज़। तो ये अनुमान लगाया गया है। और एक और मैं इसमें एक इकोनॉमिस्ट के द्वारा जब मैं बात कर रही थी तो उनका ये इनमें एडिशन है कि अगर 2014 में आपको पता है एक्सचेंज रेट $1 की थी 61 रुपीज़, आज हो गई है 85 रुपीज़। तो अगर वो 61 ही बनी रहती जैसे 2014 में थी, साल 2014 में, तो आज हमारी जो इकोनॉमी होती वो 5.3 ट्रिलियन डॉलर्स होती। अगर ये जो डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया गिरा है अगर वो इतना नहीं गिरता तो। खैर अब हम हमारे दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि आखिरकार जीडीपी ग्रोथ के 4 मुख्य इंजन क्या होते हैं। तो देखिए आपको पता है जीडीपी निकाली जाती है यानी इकोनॉमी में, भारतीय इकोनॉमी में पूरा खर्चा क्या हुआ है। और इसकी 4 मुख्य कैटेगरी होती है यानी 4 मुख्य इंजन होते हैं। सबसे पहला कि भाई जनता के द्वारा पर्सनल खर्चा क्या किया जाता है। हम और आप जो पर्सनल खर्चा करते हैं और जो कंजप्शन करते हैं और उसके पैसे देते हैं, मतलब कुछ भी हम कंज्यूम करते हैं तो उसको हम खरीदते हैं, उसको हम कंज्यूम करते हैं और पैसा देते हैं।
इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पीएफसी है। और जीडीपी में इसका योगदान है 60%, यानी सबसे ज़्यादा हम और आप जो खर्चा करते हैं जीडीपी में उसका योगदान 60% है। भारतीयों का खर्चा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रोथ रेट कम होती है तो देखिए इससे साफ पता लग रहा है प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से वो इकोनॉमी में कम हो गई है। इसके बहुत सारे कारण हैं। अब दूसरा देखिए भाई, एक दूसरा तरीका, तो एक तो आप और मेरा पर्सनल खर्चा हो गया। अब दूसरा देखिए सरकार का रोज़ का खर्चा, जैसे जो सरकार सैलरी देती है जितनी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी GFCE। और इसका जीडीपी में कितना योगदान रहता है? 10% योगदान रहता है। सरकार ज़्यादा खर्च कर सकती है अगर चाहे तो, लेकिन उसके लिए उसको बाहर से यानी फॉरेन कंट्री से उधार लेना पड़ेगा, या फिर वो जो अपनी करेंसी है वो उसको प्रिंट कर ले। तो देखिए कोविड के बाद से सरकार की जो ये खर्चा करने की रेट है वो भी कोई इतना ज़्यादा नहीं बढ़ी है, 4.2% बढ़ी है। और अगर मैं 2019 के बाद से ओवरऑल बात करती हूँ तो महज 3.1% बढ़ी है। तीसरा देखिए प्रोडक्टिव कैपेसिटी में सरकार का खर्चा, जैसे एक तो सरकार डेली का खर्चा कर रही है सैलरी देके, लेकिन एक होता है कि प्रोडक्टिव खर्चा कर रही है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है, जैसे कि सड़कें बना दी, फैक्ट्री बना दी। अगर कोई कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कंप्यूटर खरीद रही है और उस पर काम कराती है, तो ये सारे प्रोडक्टिव खर्चे होते हैं। और इसको कहा जाता है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी GFCF। और जीडीपी में इसका योगदान कितना होता है? 30% का योगदान होता है। सरकार के इंफ्रा खर्च भी बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पैदा कर देता है। इस बार इसका रेट है 6.3%। 2014 से सरकार का इकोनॉमी में इस तरीके का प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, ये आंकड़े बताते हैं। और देखिए जब तक जनता का खर्चा, हम और आपका कंजप्शन नहीं बढ़ेगा, हमारा खर्चा नहीं बढ़ेगा, तब तक प्राइवेट कारोबारी भी किसी नए बिजनेस में यानी फ्रेश कारोबार में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, या फिर उनको या तो टैक्स से फ़ायदा हो रहा हो, उनको इंसेंटिव्स मिल रहे हो टैक्स के द्वारा, तो वो एक पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। लेकिन इसलिए ही इन्वेस्टमेंट में कमी आ रही है। डी देखिए नेट एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट, इसमें आंकड़ों से पता चलता है कि भारत जितना सामान मंगवाता है वो ज़्यादा मंगवाता है और जो भेजता है वो कम भिजवाता है, यानी हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, और ये एक नेगेटिव साइन होता है। तो देखिए अगर विकास दर से देखा जाए तो एक तरीके से अच्छा पॉइंट भी है, लेकिन अगर ये माइनस में होता है तो डरने वाली बात भी है। अब देखिए तीसरा पॉइंट कि जीडीपी के गिरने से जनता को कितना नुकसान होगा, यानी आपको कितना नुकसान होगा। तो देखिए जीडीपी एक रियलिटी चेक है सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी। कैसे? वैसे तो भारत की जीडीपी ने दुनिया में कमाल किया है, आपको भी पता है कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा भारत की इकोनॉमी ने एक छलांग लगाई है। लेकिन अगर हम लंबे वक्त के आंकड़े देखते हैं, और अगर मैं 2019 से ही बात कर लेती हूँ, भाई कोविड जब आया, कोविड काल आया, उससे एक साल पहले की, और हम लंबे वक्त के आंकड़े देखते हैं, तो रियल इकोनॉमी यानी जो रियल जीडीपी है वो हमारी 5% से भी कम की रेट में बढ़ रही है, यानी आधी रेट पर बढ़ रही है। जो अगर दावे या वादे किए जाते हैं कि भाई 2047 तक भारत एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा, एक विकासशील देश बन जाएगा, उसके लिए जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है वो आधे से भी कम पे बढ़ रही है, यानी देखिए 5% से कम की रेट पर बढ़ रही है। और अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो ज़रूरी नहीं है कि 2047 तक भारत एक डेवलप्ड नेशन बन जाए। और देखिए अब सबकी नज़र जो है वो बजट पर है। बजट पर इसलिए है क्योंकि अब ऐसे कौन से रिफॉर्म सरकार ले आएगी कि हमारे इकोनॉमी में उसका फ़ायदा हो और जो ये ग्रोथ रेट कम हो रही है वो ज़्यादा हो। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, ये जितने भी सेक्टर हैं वो सब गिर रहे हैं, उनके परसेंटेज गिर रही है। इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो रही है। मैं आपको आगे एक ग्राफ भी बताऊंगी। लेकिन चौथा देखिए कि किस तरीके से विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखिए कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सारा पोस्ट आता है और वो ये कहते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी है वो सिर्फ अपने आप, देखिए वो तो बस अपने दोस्त को डील दिलाने में लगे हुए हैं। 4 साल में सबसे धीमी रहेगी जीडीपी की रफ्तार, अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर है। अगर आप देखेंगे तो पूरा कांग्रेस ने पोस्ट किया है, जयराम रमेश का ये पूरा का पूरा मैं आपको पत्र दिखा रही हूँ, वो भी यही कह रहे हैं 4 साल का सबसे निचला स्तर है। और इनफैक्ट जयराम रमेश ने अपने पत्र में ये भी बताया है, सिकुड़ते मध्यम वर्ग को लेकर चिंता जताई है।
ये भी बताया है प्राइवेट सेक्टर निवेश करने की इच्छा नहीं दिखा रहा है। ये भी बताया है कि सुस्त निजी निवेश है, यानी प्राइवेट जो निवेश है वो कम है। कम सरकारी पूंजीगत व्यय है, यानी केंद्रीय बजट में जितना बोला गया था उतना नहीं किया गया है। ये सारे जयराम रमेश के आरोप है। और उन्होंने ये भी कहा है कि घरेलू बचत है वो कम हो गई है, यानी 9 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। आंकड़े बताते हैं ताज़ा। और देखिए किस तरीके से मायावती भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी आरोप लगा दिया। उन्होंने क्या आरोप लगाया कि देखिए 6.4% रह गई है विकास दर। गरीब एवं मेहनतकश समाज के लोग हैं जो अपनी बदहाल जिंदगी होने के बावजूद, जीने के बावजूद देश के बारे में कुछ भी अहित सुनने को तैयार नहीं। सरकार को चाहिए कि उन करोड़ों लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए उनके अच्छे दिन हेतु 24 घंटे की संकीर्ण राजनीति को त्याग कर, यानी आरोप है केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर, मायावती कह रही है कि यार 24 घंटे जो राजनीति करते रहते हो और जो आपने ख्वाब दिखाए थे अच्छे दिन के वो सब छोड़ दो और देश हित पर ध्यान केंद्रित करो। ये पूरा का पूरा विपक्ष के बड़े आरोप है मोदी सरकार के ऊपर। और देखिए जो मैं आपको बता रही थी, ग्राफ देखिए कि किस तरीके से 4 नवंबर 2024 का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से अमेरिका, अगर जीडीपी के हिसाब से देखा जाता है, अमेरिका पहले नंबर पर, चीन दूसरे पर, जर्मनी तीसरे पर, जापान चौथे पर और भारत 5वें पर। यानी दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो अभी हम टॉप 5 में हैं, लेकिन ग्रोथ रेट कम है तो इसलिए हर किसी को चिंता है। आप एक और देख लीजिए, ये जो GVA बेसिक प्राइसेस, अगर आप इसको देखेंगे, एग्रीकल्चर के मामले में हमने बढ़त दिखाई है पिछले साल से। 1.4% थे, अभी 3.8% हुए। माइनिंग घट रही है, मैन्युफैक्चरिंग घट रही है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, यूटिलिटी ये भी घट रहा है, कंस्ट्रक्शन भी घट रहा है, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन ये सब भी घट रहा है। अगर मैं 2024 से 2025 का जो ये फिस्कल ईयर है उसके मुकाबले बताती हूँ, फिनेंशियल, रियल स्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज ये भी घट रही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और ये सारी जो रक्षा के क्षेत्र में जो भी भारत काम कर रहा है वो बढ़ रहा है। 7.8% था, अब 9.1% है। और देखिए किस तरीके से जीडीपी 8.2% 2023-24 में, और अगर 2024-25 की बात करते हैं तो 6.4%, यानी 8 से 6.4। और आप देख सकते हैं ये कुछ ग्राफ्स जो आज मैं पढ़ रही थी कि किस तरीके से हमारी ग्रोथ अगर आप देखेंगे, और इन्होंने 1992 से बता रखा है 2020 तक। और ऐसे ही कुछ ग्राफ्स, ऐसे ही कुछ इकोनॉमिस्ट की तरफ से बहुत सारे कंसर्न्स रेज किए गए हैं। अब आपको क्या लगता है कि जब बजट का ऐलान होगा तो ऐसी कौन सी चीज़ें सरकार को करनी चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़े और जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर बने? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।